तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त आमिर हुसैन वानी। और जब आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने दूसरा लेक्चर जो हमारा है वो कंटिन्यू हो जाएगा किस पे, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सबको पता है, क्या हमने कल को जो सीखा है कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग ऐसी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं और उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं। और ये किसकी मदद से हम करते हैं, अकाउंटिंग की मदद से। ठीक है, और जो ये अकाउंटिंग होती है उसकी अपनी फंक्शंस होती है। मतलब पहली फंक्शन होती है रिकॉर्डिंग और दूसरी फंक्शन होती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्या होती है, जो भी हम दिन ब दिन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिख देते हैं, तो उसी को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब जो भी सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम एक ही हेड के अंदर लिख देते हैं, एक ही मतलब अकाउंट के अंदर लिख देते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और रिकॉर्डिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग एक जहाँ जहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती है उसको हम जर्नल बोलते हैं। और जर्नल से लेके जब हम ट्रांसफर अपने ट्रांजेक्शन्स को करते हैं कहाँ पे, लेजर के मतलब लेजर में हम जब उसको ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और जब हमें ट्रांसफर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, तो आज हम अपनी तीसरी टर्म इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी टर्म क्या है, समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग, ये समराइजिंग क्या होता है समझ लेते हैं। ठीक है, समराइजिंग हम उस फंक्शन को कहते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। क्या करते हैं, फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट्स हमें बनाने होते हैं वो हम उस पे जहां पे इस फंक्शन के थ्रू हम कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमने आज तक, मतलब अब तक की जो भी हमने अकाउंटिंग की है, चाहे हमने रिकॉर्डिंग की है, पहले हमने रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया है, उसके बाद हमने अपने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया है, मतलब सेम नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस थे उनको हमने एक ही हेड के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने क्लासिफाई किया है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या होता है, मतलब अब हम इस डेटा को, जो डेटा हमने अब तक लिखा है ये बहुत ही बल्कि था, मतलब ये बहुत ही बल्कि था। ठीक है, अब हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए को हम इसी शॉर्ट फॉर्म में लाने को क्या कहते हैं, उसी को हम समराइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, समराइजिंग। पहली बात होती है रिकॉर्डिंग, यहाँ पर बल्कि होता है, उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है, मतलब सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को हम एक ही हेड के तहत लिख देते हैं। और उसके बाद जब ये बल्कि होता है तो उसके बाद हमारी तीसरी जो फंक्शन होती है अकाउंटिंग की वो होती है समराइजिंग। क्या होती है, समराइजिंग मतलब अब हम ये शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं, मतलब शॉर्ट कुछ लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं समराइजिंग। ठीक है, समझ आया? तो चलो समराइजिंग की डेफिनेशन लेते हैं। It is concerned with the it is concerned it is concerned with the preparation and presentation preparation and presentation preparation and presentation of the classified data in a manner in a manner in a manner यूजफुल, मतलब ये हम उसके बाद यूजफुल होती है ये इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको बोलूं कि हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग की है, उसके बाद हमने क्लासिफाई नहीं किया है, समराइज नहीं किया है, क्या कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर सकता है विदाउट इन दो फंक्शंस के बगैर? कोई रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई अपने ट्रांजेक्शन्स को करना पड़ता है। और उसके बाद जो तीसरी फंक्शन आती है वो क्या होती है, वो किससे कंसर्न की जाती है, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन। हम इसी डेटा को हम प्रेजेंट और प्रिपेयर करते हैं ताकि ये उस फॉर्म में हम ला सके, किसी को भी ये यूजफुल लगे। ठीक है,
to the internal as well as to the external external users of financial statements to the financial statements. ठीक है, इस ये किस it is concerned with the preparation and presentation of the classified data in a manner useful to the internal क्या होता है और external क्या होता है users of the financial statements, जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स होते हैं, हम उसी के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि उनको ये यूजफुल लगे, उनको आसानी से समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये अकाउंटिंग है क्या, मतलब ये ट्रांजैक्शंस है क्या, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं उस फॉर्म में ताकि उसको कोई टेंशन, मतलब कोई दिक्कत ना आए, क्यों कोई जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हो तो उसको कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, दिस प्रोसेस leads to the preparation of following statements। क्या होता है, ये प्रोसेस जो होती है इसमें हम कौन कौन से स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीएल एंड अकाउंट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है बैलेंस शीट, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले, प्रिपेयर करने से पहले हम एक और अकाउंट बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं हम उसको, ट्रायल बैलेंस। समझ लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है। ट्रायल बैलेंस होता है मतलब ट्रायल, ठीक है, जो ये ट्रायल बैलेंस होता है इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। पहला होता है पर्टिकुलर्स, दूसरा होता है डेबिट कॉलम, तीसरा होता है क्रेडिट कॉलम। मतलब जो पर्टिकुलर्स हैं, जो भी हमारे चाहे डेबिट आइटम हो या क्रेडिट आइटम हो, सारे के सारे यहां पर लिख दिए जाते हैं। लेकिन जो भी डेबिट आइटम्स होते हैं उनकी जो बैलेंस वहां पर होती है वो हम इस अकाउंट में लिख देते हैं, और जो भी क्रेडिट आइटम्स होते हैं उनका जो मतलब फिगर होती है, उनका जो अमाउंट होता है वो हम इस अकाउंट मतलब इस कॉलम में शो करते हैं। हमेशा क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस होता है इसको बाद में मतलब एंड के समय में इसको टोटल किया जाता है। ये इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हुआ तो बहुत से एरर्स होते हैं अकाउंटिंग में। कभी कभी ये भी होता है कि ये इक्वल भी होता है, मतलब सेम होता है, मतलब जितना अमाउंट डेबिट कॉलम में आता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट कॉलम में होता है। फिर भी अकाउंटिंग में हम कुछ गलतियां कर बैठे होते हैं। ठीक है, हम अपने अकाउंटिंग के अंदर कुछ मिस्टेक्स फिर भी कर लेते हैं। ठीक है, वो कौन से मिस्टेक्स होते हैं जो मतलब ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं वो भी कुछ तरीके के मिस्टेक्स होते हैं। उनके बारे में हम बाद में मतलब जब हम ट्रायल बैलेंस के अपनी चर्चा करेंगे तो जब हम एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन पढ़ लेंगे तो वहीं पे हम उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, एरर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन मतलब जो भी हमारे एरर्स हुए हैं, जो भी हमारे गलतियां हुए हैं उनको सुधार ले। हमेशा अकाउंटिंग कहती है जो भी गलतियां हुई हैं उनको हम बाद में भी सुधार सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये होता है अनइक्वल। मतलब अनइक्वल कैसे होता है, मतलब जो भी हमने अब तक रिकॉर्डिंग की है
अब तक हमने जो रिकॉर्डिंग की है, क्लासिफिकेशन की है, उसमें कुछ गलतियां होती है। मतलब अब हमें क्रेडिट लिखना था तो हमने डेबिट लिख दिया, ठीक है, या रॉन्ग टोटलिंग हो गई कभी, रॉन्ग टोटलिंग हो गई कभी, तो वो भी गलती होती है। और वो क्या करता है, वो ट्रायल बैलेंस को इक्वल होने नहीं देता है, ठीक है। तो जब ये ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होता है, हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी होते हैं उनको हम फिर से खोल लेते हैं, और वहां पे जब हम देखते हैं कि अब हमें कौन सी गलती हुई है, ठीक है, अगर गलती मिली तो ठीक है, अगर गलती नहीं भी, तब नहीं भी मिली, मतलब हमें गलती दिख ही नहीं रही है, तो फिर भी अनइक्वल ही रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। मतलब बाद में जो भी हम गलतियां दिखेंगे उसके जो बैलेंस होगी वो हम इस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, वो हम इस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर क्रेडिट कॉलम में बैलेंस आए तो सस्पेंस अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है, ठीक है। मतलब क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट को दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट यहाँ आएगा, और बैलेंस कहां पर होगी, डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारा इंक्रीज है, मतलब ज्यादा है, तो बैलेंस हम कहां पे दिखाएंगे, जो सस्पेंस अकाउंट किया है डेबिट साइड में, ठीक है। अब तक समझ आया मतलब क्या क्या होता है। जो समराइजिंग होती है, इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिफाइड डेटा। मतलब हम प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करते हैं, कौन क्या प्रेजेंट करते हैं, जो भी अब तक हमने क्लासिफाई अपना जो डेटा किया है उसको ऐसे उस फॉर्म में लाए ताकि जो भी उसके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको वो यूजफुल लगे, उनको वो यूजफुल लगे किस काम में, जो भी उनको प्रिपेयर करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको यूजफुल लगे। इस प्रोसेस में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट, सॉरी कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहला बनता है ट्रायल बैलेंस, पहले बनता है ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। समझ आया, चलो लिख लो, अपने कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हमारी जो फोर्थ टर्म है, मतलब फोर्थ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, उसको हम बोलते हैं एनालिसिंग, एनालाइजिंग। मतलब हम इस फंक्शन में क्या करते हैं, जो भी हमने अब तक किया है हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। मेथोडोलॉजी हम उसको एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, मेथोडोलॉजी के लिए उसको हम एनालाइज करते हैं। जो भी हमने अब तक इंफॉर्मेशन लिखी है, जो भी हमने अब तक इंफॉर्मेशन लिखी है उसको हम मेथोडोलॉजिकली 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 क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। मेथोडोलॉजिकली क्लासिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। मतलब एनालाइज क्या होता है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं, उसको हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं। समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग में हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, और एनालाइज में हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में, सिंपली फॉर्म में लाते हैं, सिंपल फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में लाते हैं, ताकि जो भी आएगा उसको पता चले कि ट्रांजेक्शन हो क्या है, मतलब ये इंफॉर्मेशन मेरे को क्या कह रही है। मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी मतलब उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को मतलब चेक कर सकता है, और उसको वो बिल्कुल भी चेक कर सकता है, और उसको वो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल लगनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ फंक्शन क्या होती है अकाउंटिंग की, उस इंफॉर्मेशन जो भी आपने डेटा अब तक किया है, मतलब जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है, क्लासिफाई किया है, समराइज अब तक किया है, अब उसको एनालाइज करो, मतलब उसको इस फॉर्म में लाओ ताकि कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल आए उसको आसानी से समझ में आ जाए एक्चुअली इंफॉर्मेशन है क्या, एक्चुअली डेटा है क्या, ठीक है। तो उसी फंक्शन को हम अकाउंटिंग के अंदर, अपने अकाउंटिंग के भाषा के अंदर एनालिसिस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। चलो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द टर्म एनालिसिस,
The term analysis means methodological classification of the data given in the financial statements, जो भी अब तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए हुए हैं, जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है, उसको हम इस फॉर्म में लाते हैं, मेथोडोलॉजिकली उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में उसको लाते हैं। उस डेटा को, जो भी हमने डेटा गिवन किया है, उसको हम मेथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, ताकि हर किसी को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, समझ आ जाए, ठीक है, इसलिए हमें ये फंक्शन करनी पड़ती है। The figures given in the financial statements will not, in the financial statements will not useful will not useful help anyone unless they are in the simplified form, ठीक है। The term analysis means methodological classification of the data given in the financial statements, मतलब जो हमने डेटा गिवन है उसको हम मेथोडोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब हम उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। इन द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है, दपन बोल रहा है कि वो किसी की मदद तब तक नहीं करता है जब तक कि उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब एक बात लेते हैं, मतलब हमने प्रिपेयर किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमको कुछ भी समझ आएगा क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हम यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी मेडिकल स्टूडेंट के पास रखेंगे, क्या उसको कुछ समझ आएगा? इसलिए अकाउंटिंग हमको बोलती है आप एनालिसिस करो ताकि आप उस इंफॉर्मेशन को मेथोडोलॉजिकली इस फॉर्म सिंपलीफाइड फॉर्म में लाओ, ताकि कोई भी उसको पढ़ सके, किसी को भी यूजफुल लग सके, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम अकाउंटेंसी के, अपने अकाउंटिंग के भाषा के अंदर एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अब तक समझ आया? और जो हमारी फिफ्थ है, मतलब फिफ्थ फंक्शन होती है अकाउंटिंग की, वो होती है इंटरप्रेटिंग। अब ये इंटरप्रेटिंग क्या होता है, बोल रहा है जो इंटरप्रेटिंग होती है ये होती है फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये सबसे आखिरी फंक्शन होती है अकाउंटिंग। अच्छा आप मुझे बोलो फर्स्ट फंक्शन कौन होती है, मेन फंक्शन कौन होती है अकाउंटिंग की? रिकॉर्डिंग। और लास्ट फंक्शन कौन होती है? इंटरप्रेटिंग, ठीक है। और मेन फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बोलो, मेन फंक्शन बोलो, वो होती है रिकॉर्डिंग, और लास्ट फंक्शन होती है इंटरप्रेटिंग, ठीक है। और ये इंटरप्रेटिंग होती क्या है? ये वो फंक्शन होती है जो हमें मीनिंग बताती है, सिग्निफिकेंस बताती है, मीनिंग और सिग्निफिकेंस बताती है,
अपने जो भी हमने अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं उनकी सिग्निफिकेंस हमको ये बताता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे बिजनेस को उन जो इंफॉर्मेशन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने तैयार किए हैं उनकी इंपॉर्टेंस उनकी सिग्निफिकेंस हमारे बिजनेस पे क्या है, मतलब कितना प्रभाव उनका पड़ेगा हमारे बिजनेस के अंदर। सिग्निफिकेंस का मतलब बोलो कि डिसीजन मेकिंग तो हम उसी के साथ कर सकते हैं ना जब हमें एक तो पहले समझ आएगा और फिर हम उसको समझेंगे, उसी के तहत हम लिखें, मतलब अपने डिसीजन लेंगे। ठीक है, डिसाइड कर लेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या है, कंपनी का, फर्म का फ्यूचर क्या है। ठीक है, इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग। क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग क्या होता है, ये वो फंक्शन होती है जो हमें बताती है कि जो अब तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस को, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस को, हम उसी के तहत हमेशा डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दिस इज द फाइनल function of this is the final function of accounting. It is concerned with the meaning and significance of the relationship as established by the analysis of accounting data। मतलब यही वो फंक्शन है जो हमको बताती है कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या है, किसके दरमियान, रिलेशनशिप क्या है, किसको, जो हमने अकाउंटिंग एनालिसिस की है अब तक, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी मीनिंग क्या है हमारे बिजनेस के अंदर, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी रिलेशनशिप क्या है और उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, the recorded फाइनेंशियल डेटा, जो भी हमने अब तक फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड किया है, is analyzed and interpreted in a manner that will enable the users the end users, मतलब end users जो उसके होते हैं, that will enable the end users to make a rational decision, to make a rational oblique meaningful decision बोलो and judgment। ठीक है, this is the final function of accounting. It is concerned with the meaning and significance of the relationship as established by the analysis of the
accounting data, the recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that will enable the end users to make a rational बोलो या मीनिंग बोलो, सॉरी मीनिंगफुल, ठीक है, रैशनल ऑब्लिक मीनिंगफुल डिसीजन या जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल है रैशनल, जजमेंट कर सकते हैं अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन, about the financial condition, about the financial condition and profitability of the business. Profitability of the business, ठीक है, समझ आया? मतलब यही वो फंक्शन होती है, ये फाइनल फंक्शन होती है किसकी? अकाउंटिंग की फाइनल फंक्शन होती है, जो हमको ये बोलती है कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या है, जो अब तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए हैं, जो आपने रिलेशनशिप किसके थ्रू की है, मतलब एनालिसिस के थ्रू जो आपने एस्टैब्लिश की है रिलेशनशिप अकाउंटिंग डेटा का, उसकी मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या है हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है। द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन a manner that will enable the end users to make a rational oblique meaningful decision oblique judgment about the financial position and profitability of the business। मतलब फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की क्या है, उस पे वो जजमेंट है, मीनिंगफुल डिसीजन या जजमेंट ले सकते हैं या दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप मुझे बोलो फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। फाइनेंशियल पोजीशन वो होती है मतलब जो हमको दिखाती है आपकी लायबिलिटीज कितनी है और आपकी एसेट्स कितने हैं। मतलब सीधी सी बातों में समझो, आपके कर्जे कितने हैं और आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है। आपकी कर्जे कितने हैं और आपकी प्रॉपर्टी क्या है, कितनी है। अगर लायबिलिटीज कम हो, कर्जे कम हो और एसेट्स ज्यादा हो तो मतलब बिजनेस इन साउंड फाइनेंशियल कंडीशन। लेकिन अगर एसेट्स ज्यादा कम हुए और लायबिलिटीज इंक्रीज हो गए तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। मतलब इंसॉल्वेंट तो हो गई, फर्म तो बंद होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, पहले मैं मिटा लेता हूं। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी। और उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेटिंग, ठीक है। सिक्स्थ जो पॉइंट है हमारा कम्युनिकेटिंग। ये एक्चुअली में अकाउंटिंग की फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन विदाउट कम्युनिकेटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर नथिंग। क्यों? क्योंकि जो भी आज तक हमने अब तक हमने जो भी रिकॉर्डिंग की है, जो भी हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार किए हैं वो तब तक कुछ काम के नहीं है जब तक वो लोगों तक ना पहुंचे, जो उसके एंड यूजर्स होते हैं, जो उसके इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ठीक है। एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तब तक वो किसी काम के नहीं है जब तक वो उन तक ना पहुंचे। और एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंतर्गत बिजनेस के अंतर्गत ही काम करते हैं। मतलब होता है शेयर होल्डर्स, जो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरनल यूजर्स। एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। एजेंट्स होते हैं इंटरनल यूजर्स। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब लैंडर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स,
वो होते हैं एक्सटर्नल डिपार्ट, वो होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के अंतर्गत काम नहीं करते हैं, लेकिन बाहर बैठे हुए हमारे कंपनी पे नजर रखे हुए होते हैं। मतलब ये कौन सी काम करते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, वो उस पर नजर रखे हुए होते हैं। उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, और वो भी इंटरेस्टेड होते हैं इस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि लेंडर्स जो हमको लोन प्रोवाइड करता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या सॉल्वेंसी पोजीशन बोलो या फाइनेंशियल पोजीशन बोलो, अगर अच्छी रही तो उसका लोन तो वापस होगा ही होगा। लेकिन अगर हमारी कंपनी डूब रही है तो जाहिर सी बात है उसका पैसा भी डूबने जा रहा है। और उसके बाद होता है टैक्सेशन डिपार्टमेंट, मतलब जो भी हमने इनकम की है, जो भी हमारा मतलब प्रॉफिट हुआ है, उस पर वो कुछ मतलब परसेंट टैक्स लगाते हैं और वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, इसलिए वो भी उसको क्या होते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स। और होता है शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है, मतलब कंपनी के मालिक, उनको भी इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी होती है, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा बिजनेस जो हुआ है अच्छे पोजीशन में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, हमारी जो फर्म है, हमारा जो बिजनेस है फाइनेंशियली साउंड है, अनसाउंड है, ठीक है, मतलब जो भी हमारे कर्जे हैं वो हम क्या अपने टाइम पे उतार सकते हैं, मतलब हम उस पर पे ऑफ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद होते हैं एम्प्लॉयज, जिसको बोनस मिलता है, अगर कंपनी अच्छी काम करे तो बोनस मिलता है, और कंपनी नीचे जा रही है तो बोनस नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो भी क्या होते हैं, इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं वो भी, ठीक है। और उसी बात को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग, मतलब जो ये आपने रिजल्ट तैयार किए हुए हैं उनको लोगों तक पहुंचा दो, ठीक है। क्योंकि जब आप रिजल्ट देते हो, क्या हमेशा रिजल्ट आता है? जब आप एग्जामिनेशन देते हो क्या हमेशा रिजल्ट आते हैं? हाँ, क्यों आते हैं? ताकि अगर आप तक रिजल्ट नहीं पहुंचेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं फेल हूं या पास हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि रिजल्ट कम्युनिकेट करना तो बहुत ही अच्छी बात होती है और जरूरी भी होता है, मस्ट भी होता है, ठीक है। ये रिजल्ट जो हमने लिखे हैं, मतलब अब तक अपने कंपनी में अपने बिजनेस के अंदर बनाए हुए हैं, उनको जरूरी हमें कम्युनिकेट करना है, मतलब कम्युनिकेशन के बगैर वो किसी काम के नहीं है। मतलब जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंतर्गत, उनको ये कम्युनिकेट किया जाता है, क्योंकि वो रैशनल डिसीजंस लेंगे। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, कुछ गलतियां हुई है, उनको बाद में सुधार सके, इसलिए कम्युनिकेट करना पड़ता है, इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी होती है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। अब हम इस कम्युनिकेशन के डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन, मतलब पास करना, इट इज कंसर्न्ड with the transmission of summarized, जो अब तक हमने समराइज किया है, समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड, interpreted information to the end users, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन, मतलब पास ऑन करना। अब समराइज, जो अब तक हमने समराइज किया है, एनालाइज किया है, समराइज हम किसको बोलते हैं, मतलब जो हमने प्रेजेंट और प्रिपेयर किया है। एनालाइज क्या होता है, जिसको हमने सिंप्लीफाइड, यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं, यहाँ पर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, और उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं मतलब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उस इंफॉर्मेशन को, ताकि हम उसको एंड यूजर्स तक पहुंचा सके। और उस एंड यूजर्स तक पहुंचाने के लिए हमारा जो काम आता है उसी को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, उसी को तो हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। Communicating the business results to the end users is called communication, ठीक है, communication, ठीक है।
to enable them to take rational decisions, ताकि वो अच्छा खासे डिसीजंस ले सके, ठीक है। दिस इज डन थ्रू preparation and distribution of accounting reports, जो हम प्रिपेयर करते हैं अपने अकाउंटिंग रिपोर्ट और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको देते हैं, मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो उसके इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें हर किसी को ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जो हमने अकाउंटिंग रिपोर्ट सब तैयार किए हैं उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उनको एंड यूजर्स को, जो उसके इंटरेस्टेड यूजर्स है उस इंफॉर्मेशन के उन तक पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हो सकता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये तो बैलेंस शीट के थ्रू भी दे सकते हैं हम, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ग्राफ्स में दे सकते हैं, डायग्राम्स में दे सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है, या फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग फंक्शन, ठीक है। जो भी हमारे रिजल्ट्स आए हैं, जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार किए हैं, उनको एंड यूजर्स तक, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उन तक पहुंचाने को हम कम्युनिकेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब तक समझ आया, चलो आगे चलते हैं। नोट आउट किया, उसको जल्दी से नोट करो। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग होता क्या है, ठीक है। मेरे ख्याल से बुक कीपिंग हम कल कर लेंगे, उससे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। मकसद क्या होते हैं अकाउंटिंग के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, क्यों अकाउंटिंग हम करते हैं, क्यों हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्यों हम क्लासिफाई करते हैं, क्यों हम समराइज करते हैं, क्यों हम एनालाइज करते हैं, और क्यों हम इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं, उसका मकसद क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे पास, कि हम ये फंक्शन क्यों हम मतलब ये चीजें कर लेंगे, उसका मकसद, मेन मकसद क्या होता है। मेरे ख्याल से वही बेटर रहेगा, हम उसी को डिस्कस कर लेंगे, ताकि कल हम अपने जो हम कल लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे उसमें हम सुनेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग क्या होती है। थोड़ा थोड़ा देता हूं, बुक कीपिंग जो पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, मतलब जर्नल को हम बुक कीपिंग कहते हैं। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और ये बुक कीपिंग क्या होती है, जर्नल को हम बुक कीपिंग ही कहते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम जब हमने क्या किया, परचेज किए गुड्स, हमने परचेज किए गुड्स हमने 20,000 के, ठीक है। तो क्या ट्रांजैक्शन होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, जर्नल है, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में लिया है, क्रेडिट में लिया है, कैश में लिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट पे लिया है तो जिस पार्टी से लिया उस पार्टी का नाम आएगा नीचे क्रेडिट साइड में, ठीक है। मान के चलते हैं कैश में लिए, कैश अकाउंट 20,000, इसी ट्रांजैक्शन को हम बुक कीपिंग कहते हैं,
ठीक है। जर्नल में रिकॉर्ड किया तो बुक कीपिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा चुकी है, फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जा चुकी है। और जब हम उस ट्रांजैक्शन को फिर ट्रांसफर करते हैं कहां पे, लेजर पे, उस काम को बोलते हैं पोस्टिंग, उसी काम को बोलते हैं पोस्टिंग। पहली टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है जर्नल में तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग, और बाद में उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर किया है अपने नेचर, जो इसका नेचर है उससे अकाउंट में ट्रांसफर किया है, उस ट्रांसफर को करने को कहते हैं अकाउंटिंग के भाषा के अंदर पोस्टिंग। क्या कहते हैं, पोस्टिंग। समझ आया, ठीक है। और कल हमने बात की थी कि ट्रेड क्या होता है, ठीक है। ट्रेड क्या होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज is with money is called trade, is called trade, ठीक है। मतलब एक्सचेंज हुआ गुड्स या सर्विसेज, उसी को हम बोलते हैं किसके साथ, लेकिन मनी के साथ, क्योंकि मनी में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अगर वाटर सिस्टम होता तो वहां पे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां पर हम मेजर ही नहीं कर पाते हैं कि कितना वैल्यू उसका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व होती है, तो हम आसानी से उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं ट्रेड। लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक होता है गुड्स और दूसरा होता है सर्विसेज। अब सर गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है, ये दो बातें हैं अलग अलग। और तीसरा होता है इसमें प्रोडक्ट। कभी भी मेरे बच्चे प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे गुड्स आर सर्विसेज। क्या बोलेंगे, गुड्स आर सर्विसेज। गुड्स वो चीज होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मतलब मेरा मार्कर, जब मैं स्टेशनरी शॉप पे गया, मैंने उसको 20 रुपए दिए और मैंने वहां से मार्कर खरीद लिया, मतलब एक्सचेंज हुआ। उसने मेरे को प्रोडक्ट दिया, मैंने उसको पैसे दिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हुआ, मनी इन्वॉल्वमेंट हुई, तो उसको हम बोलते हैं गुड्स, ठीक है। उसी चीज को हम बोलते हैं गुड्स, मतलब जो वापस में उसने कुछ मेरे को दिया हाथ में, उसी को तो हम गुड्स बोलते हैं। और उसके बाद आता है गुड्स, तो बिल्कुल आसान है, सर्विसेज को समझना बहुत ही मुश्किल है, सर्विसेज को समझना बिल्कुल ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन हम मेरा ये लेक्चर देखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, सब कुछ इजी लगेगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा, जब आप किसी होटल में जाते हो, होटल की एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब आपने कुछ ऑर्डर किया, कुछ ऑर्डर किया, उस मतलब जो आपने ऑर्डर किया उसके लिए आपने पे किया 200, मान के चलते हैं 200, लेकिन जो आपने ऑर्डर किया है उसने 200 लिए, ठीक है। उसने 200 लिए और आपने जो ऑर्डर किया था वो टेबल पर पहुंच चुका है, तो उसको हम बोलते हैं, जो आपने ऑर्डर किया उसको तो हम गुड्स बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अच्छा, जो वहां का वेटर था, बाद में आपने क्या किया, जब आपने खाना वाना खत्म किया, मतलब आपने अब निकल ही रहे थे, तो जो वहां पे वेटर था, आपने उसको उठा के 100 रुपीज दिया। क्या इस 100 रुपीज में आपको कुछ वहां से रिटर्न हुआ, उसने वहां आपको कुछ दिया, इस 100 रुपीज के बदले में उसने आपको कुछ रिटर्न में दिया, हाथ में कुछ वापस दिया, वहां पे प्लेट दिया, कुछ दिया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि आप उसको बोलते हैं मैंने वेटर को टिप दे दी, क्योंकि उसने मेरे को सर्व किया है। उस सर्व करने को ही कॉमर्स के भाषा के अंदर सर्विसेज बोलते हैं। मतलब उसने जो अपना कीमती वक्त आपको दिया है, मतलब आपकी सर्विस की है, उसी को तो बिजनेस के अंदर उस वक्त को, मतलब जो उसने आपको अपना कीमती वक्त दिया है, आपको सर्व किया है, उसी को तो हम सर्विसेज बोलते हैं। और उसके बदले में आपने उसको क्या दिया, 100 रुपीज,
ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं सर्विसेज। और उसके बाद नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप डॉक्टर के पास चले गए, प्राइवेट क्लिनिक पे डॉक्टर के पास चले गए, ठीक है, वहां पे आपने फीस पे की, वहां पे आपने फीस पे की। एडवांस में होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है सर। मतलब मान के चलते हैं आपने 200 की फीस पे की, और वहां पे आपको वो क्या बोलते हैं उसको, चिट्ठी देता है एक। लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलती है, लेकिन वहां पर सिर्फ 10 रुपए में मिलती है। लेकिन जो आपने यहाँ पर 200 किए हैं, 200 पे ऑफ किए हैं, क्या उसके बदले में डॉक्टर ने आपको कुछ वापस रिटर्न किया? नथिंग। बल्कि उसने आपको क्या दिया? उसने आपको अपनी सर्विसेज बेच दी। मतलब आपको देखा कि आपके पास कौन सी इलनेस है, कौन सी बीमारी है आपके पास, तो उसी बीमारी को देखने को हम कहते हैं सर्विसेज। उसने अपने आप को दे दी, उसने आपको अपनी सर्विसेज दे दी। और जब बाद में आप वहां से बाहर निकले तो उसने उस चिट्ठी पे क्या कर दिए, कुछ मेडिसिन के नाम लिख के आपको दे दिया। लेकिन अब जब बाहर आए तो मेडिकल शॉप पे गए, मेडिकल शॉप पे जब गए तो उसको कुछ पैसे दिए, मतलब उसको कुछ पैसे दिए, मनी, उसको कुछ पेमेंट किया आपने। गांधी जी, ये रहा गांधी जी और ये रहे 200 का नोट। जब आपने उसको ये पैसे दिए तो उसके बदले में उसने आपको क्या दिया? कुछ मेडिसिन दिए हैं, मेडिसिन दिए हैं। उसने आपको ये बोतल दी है, ये छोटे छोटे दिए, कुछ जो होते हैं टैबलेट्स जो होते हैं कुछ दिए। मतलब यहां पर क्या हुआ? मनी के बदले में एक्सचेंज तो हुए गुड्स, और यहां पर जो हुआ मनी के एक्सचेंज में जो आपने उसको देखा, उसने आपको सर्विसेज पे की, मतलब अपने सर्विसेज दे दी, तो उसी को हम बिजनेस के अंदर सर्विसेज बोलते हैं। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। कल मैंने आपको एक और बात बोली थी कि कस्टमर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, वो मैं आज भी नहीं बताने वाला हूं, वो मैं आज भी नहीं बताने वाला हूं। किसी लेक्चर में उस पर बहुत ही डीपली उस पर चर्चा कर लेंगे। और जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मकसद क्या होता है, मकासद क्या होते हैं अकाउंटिंग करने की, ठीक है। कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग को करने की? पहला ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। तब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग की वो यही होता है, क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो उनको आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर लो। ये नहीं कि आज ट्रांजैक्शन हो गई, TRANSACTION ट्रांजैक्शन, मेरे को तो ट्रांजैक्शन लिखना नहीं आता है। ट्रांजैक्शन ये 1 जनवरी 2021 को हुई, और आपने क्या बोल दिया कि मैं क्या कर लूंगा, मैं उस ट्रांजैक्शन को नहीं लिखूंगा, ठीक है। और बाद में आपने बोला कि हाँ मैं उस ट्रांजैक्शन को 10 दिन के बाद लिखूंगा, लेकिन अकाउंटिंग ये नहीं मानती है। जब ट्रांजैक्शन हो गई तो आपको इसी समय उसको लिखना है। बाद में आप भूल भी सकते हो, और फिर किसको बोलोगे कि ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुई थी, क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, कौन से प्रोडक्ट उसमें इन्वॉल्व हुए थे, कौन सा एक्सचेंज हुआ था, कितना एक्सचेंज हुआ था, क्रेडिट पे बेचा है, कैश में बेचा है, कौन बताएगा फिर आपको? इसीलिए बोलता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस करो, ठीक है। मतलब जब भी आप ट्रांजैक्शन होती है उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करो, और उसी अमाउंट को उसको
मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, पहले उसको मेजर करो इन टर्म्स ऑफ मनी और उसके बाद उसको लिख दो। ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, basic objective of accounting is to systematically is to systematically is to systematically record is to systematically record the financial aspects of business transactions, the financial aspects of business transactions, TRANSACTION transactions। यहां पर ये नहीं चलता है कि जो बिजनेस का ओनर है मतलब उसने घर के लिए पावर बिल पे ऑफ की, आप उसको भी बिजनेस में लिखो, नहीं चलता है, बिल्कुल ही नहीं चलता है। उसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस, उसी को हम बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब उसके घर के खर्चे, अपने खर्चे, उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है। यहां पर क्या होता है, सिर्फ यहां पर सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, नथिंग एल्स। ठीक है। दैट इज जिसको हम, उसी को तो हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक